तो मज़े की बात यह है कि ये सारी लड़ाई में अगर आप ढूंढें कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस देश को हुआ तो वो चीन को हुआ। चीन और पाकिस्तान दोनों जो है, जो जितने भी हथियार बनाए जाते हैं, चाहे J-10C जहाज़ हो या वहाँ की जो PL-15E मिसाइल है, वो सारी पाकिस्तान का उसमें 20% हिस्सेदारी है और चीन की 80% है। तो एक तरह से एक नया हथियारों का बेचने वाला देश पूरी दुनिया के सामने आ गया और इस लड़ाई को कराने में मैं मानता हूँ अप्रत्यक्ष तौर पे चीन का भी हाथ है। जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है। एक बात समझ लीजिए, जैसे 2016 में हमने वहाँ पर ऑपरेशन किया, उसके बाद 2019 में हमने वहाँ पर उनके आतंकवादी जो अड्डे थे उन पे हमला किया। उसके बाद इस बार जो हुआ, इसके बाद होना चाहिए था कि पाकिस्तान चुप रहता, लेकिन चीन चाहता था कि लड़ाई हो, मैं अपने हथियारों का परीक्षण करूं। तो एक तरह से हथियारों के सौदागरों के मंसूबों के तहत भारत और पाकिस्तान को लड़ाई के कगार पर लाया गया। बीच में तो तुर्की की भी बात आ रही है, जिसमें टर्की के भी आ रही कि वहाँ के इक्विपमेंट्स, वहाँ के सैन्य सामग्री का भी अपने ड्रोन बेचता है। टर्की के ड्रोन जो है सबसे सोफिस्टिकेटेड है, उसी का इस्तेमाल हुआ, उनका इस्तेमाल हुआ और हमने भी कहा और टर्की ने भी कहा हमने दिया है। उसको तो उनके साथ जो है सैन्य अभ्यास कर रहा था, उससे अपना जो पोर्ट पे जो अपना जहाज भेजा हुआ था, जंगी जहाज, और उसने अपनी सेना भेजी हुई है। टर्की की सेना इस समय पाकिस्तान में मौजूद है और वो सेना के लोगों ने ही वो सारे ड्रोन चलाए हैं, पाकिस्तान की सेना ने नहीं चलाए। ये लड़ाई का सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी आदमी को हुआ है तो पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं जनरल मुनीर आसिफ, उनको हुआ है। वो कैसे? वो अब जो है ताकतवर हो गए हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है, तो अब युद्ध विराम हो गया है। तो आप देखिए 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख और आज 10 तारीख है। इतने घंटों में सारे घंटे अगर आप जोड़ेंगे तो 84 घंटे होते हैं। 84 घंटे में जिस मीडिया चैनल ने जो खबर दिखाई है उसके फैक्ट चेक कर लो, और जिसका फैक्ट चेक मिले उसके हिसाब से एक दिन की खबर के लिए जो सजा है कि एक दिन उनके जो है ब्रॉडकास्टिंग पे रोक लगा दो। तो मैं आपको कह सकता हूँ आज तक कम से कम 100 दिन के लिए बैन हो जाएगा, रिपब्लिक भारत 150 दिन के लिए बैन हो जाएगा, जी न्यूज़ जो है 125 दिन के लिए बैन हो जाएगा और सुदर्शन टीवी तो परमानेंट बैन हो जाएगा। नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। भारत और पाकिस्तान एक तनावपूर्ण स्थिति से जो दोनों मुल्क जो है वो गुजर रहे हैं, और इसी बीच अब एक बड़ी खबर जो है वो आ रही है, जिसमें दोनों देशों के मध्य जो है वो सीज फायर, युद्ध विराम हो गया है। और इस पूरे मामले में अमेरिका ने एक भूमिका निभाई है, मध्यस्थता की है, और मार्को रूबियो यूएस के सेक्रेटरी जो है वो यहाँ डेरा डाले हुए थे। उन्होंने बात जो है वो पाकिस्तान से भी की और भारत से भी की। ये खैर एक अच्छी खबर है, इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि जंग, लड़ाई, जोश में ये कहना ज़रूर अच्छा लगता है, लेकिन उनसे पूछ कर देखिए जिनके बच्चे सरहद पर तैनात होते हैं। हम लोग तो घर पर बड़ी शांति से रात को सो जाते हैं, लेकिन सरहद पर तैनात जो सैनिक होते हैं वो किस तरह से देश की रक्षा करते हैं, ये बहुत बेहतर तरीके से जाना जा सकता है। और इसी के बीच में एक देश के नागरिक की भूमिका क्या है, देश के सजग मीडिया की भूमिका क्या है, और हम लोग जो पोस्ट डालते हैं कई बार बिना सोचे समझे, उसका क्या असर होता है, ये भी देखना होता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज रविंद्र कुमार जी हैं। ये दिल्ली हाई कोर्ट में जो हैं अधिवक्ता हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहलगाम में जो एक बर्बर आतंकी घटना घटी और उसके जवाब में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया और जो सीमा पार जो सैन्य, जो आतंकवाद की जो फैक्ट्री थी उस पर जो हमला किया हमारे वीर सैनिकों ने, वो ध्वस्त किया। और उसके बाद जिस तरह से आपने देखा है कि दोनों देशों के मध्य जो है ये मामला काफ़ी गंभीर होता गया। इस पर सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी मैं जानना चाहूँगा, उसके बाद बात करेंगे जो इस पूरे प्रसंग में जो हमारे मीडिया की भूमिका है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इस इनिशिएटिव को, जिसमें सीज फायर, युद्ध विराम जो है वो लागू हो गया है, बातचीत चल रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? भारत और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो कहिए कि दुर्भाग्य से जन्म से ही जो है दुश्मनी का रहा, और यही वजह है कि पहले 1948 में, फिर 1971 में, फिर 1999 में हम देखते हैं कि लगातार
ऑल आउट वार 1965 की लड़ाई भी उसमें शामिल है। तो ये सारी शामिल करेंगे तो देखेंगे कि पाकिस्तान को हमेशा कुछ राष्ट्रों से उकसावा मिला और वो ये मिला कि वो भारत को परेशान करते रहे और भारत की प्रगति को बाधित करते रहे। और उसके बाद जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद बढ़ा ओसामा बिन लादेन के आने के बाद, तो वो जो है एक पाकिस्तान का रोज का काम बन गया, क्योंकि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने तो अभी स्वीकार भी किया कि हम अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए 30 साल तक पाकिस्तान में आतंकवाद की नर्सरी चला रहे थे। तो जो ख्वाजा का बयान है उसको अगर जोड़ें और अब जो पहलगांव में जो हुआ, ये ज़रूर है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ नहीं थी, हमारे स्थानीय प्रशासन की चूक थी, पुलिस नहीं थी, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी जो 26 लोगों की मौत हुई वो पूरे देश के लिए दिल दहलाने वाली बात थी। अब पूरा देश चाहता था कि हम आतंकवाद को जड़ से ख़त्म कर दें। आपने बात कही कि ख्वाजा साहब ही कहें, उनका नाम ही है ख्वाजा साहब। अब ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर खुद ये स्वीकार करते हैं कि साहब हम तो आतंकवाद के पनाहगार रहे हैं, हमने उनको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है और इस्तेमाल होते रहे हैं दूसरे देशों की जो है टूल की तरह। और जिस तरह की बयानबाजियां आप अभी सुन रहे थे, क्योंकि अभी उन्होंने एक CNN में इंटरव्यू दिया और बड़ा हास्यास्पद था। उन्होंने कहा कि हमने भारत के इतने जो लड़ाकू हैं, 5 लड़ाकू जहाज़ हमने मार गिराए। तो उन्होंने कहा कि इसका कोई आपके पास प्रमाण है? तो उन्होंने कहा कि ये तो हमें सोशल मीडिया से पता चला है। और ये सोशल मीडिया से कहाँ से पता चला है? उन्हें कौन से सोशल मीडिया? ये भारत के सोशल मीडिया से पता चला है। किस तरह से देखते हैं कि एक डिफेंस मिनिस्टर हो एक देश का और मानसिकता का इस कगार पर है कि वो इस तरह का एक इंटरनेशनल चैनल पर बैठकर जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं? देखिए, अगर इस सारी बात को हम जोड़ें तो मज़े की बात यह है कि ये सारी लड़ाई में अगर आप ढूंढें कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस देश को हुआ तो वो चीन को हुआ। चीन और पाकिस्तान दोनों जो है, जो जितने भी हथियार बनाए जाते हैं, चाहे J-10C जहाज़ हो या वहाँ की जो PL-15E मिसाइल है, वो सारी पाकिस्तान का उसमें 20% हिस्सेदारी है और चीन की 80% है। और 1981 में ये चैंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन जो बनी, उसने ये सारे जहाज़ डेवलप किए हैं। मज़े की बात यह है कि अभी तक इन जहाज़ों का पूरी दुनिया में कहीं कोई परीक्षण नहीं हुआ और वो जो है इस युद्ध में हुआ। तो एक तरह से एक नया हथियारों का बेचने वाला देश पूरी दुनिया के सामने आ गया और इस लड़ाई को कराने में मैं मानता हूं अप्रत्यक्ष तौर पे चीन का भी हाथ है। जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है। एक बात समझ लीजिए, जैसे 2016 में हमने वहाँ पर ऑपरेशन किया, उसके बाद 2019 में हमने वहाँ पर उनके आतंकवादी जो अड्डे थे उन पे हमला किया। उसके बाद इस बार जो हुआ, इसके बाद होना चाहिए था कि पाकिस्तान चुप रहता, लेकिन चीन चाहता था कि लड़ाई हो, मैं अपने हथियारों का परीक्षण करूं। तो एक तरह से हथियारों के सौदागरों के मंसूबों के तहत भारत और पाकिस्तान को लड़ाई के कगार पर लाया गया। ये रविंदर जी, आपकी ये बात काफ़ी अहम है और काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने ये बिंदु कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से तो ये पाकिस्तान से युद्ध था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनविजिबली इसके पीछे जो है वो चाइना का हाथ रहा, हथियारों के सौदागरों का, हथियार के सौदागरों का, क्योंकि उन्होंने अपने हथियार बेचने हैं। अब सवाल ये है कि एक ऐसा देश जिस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बदहाली की कगार पर है, पाकिस्तान के अवाम की बात करें तो वो जिस बेरोज़गारी से, जिस महंगाई से, जिस भूखमरी से वो रूबरू हो रही है, रोज़ वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से लाइनें लगी हुई हैं आटे के लिए। ऐसे देश को इस्तेमाल करके ये जो चाइना ने जो खेल, या ये अभी इसके बीच में तो तुर्की की भी बात आ रही है, जिसमें टर्की के भी आ रही कि वहाँ के इक्विपमेंट्स, वहाँ के सैन्य सामग्री का भी अपने ड्रोन बेचता है। टर्की के ड्रोन जो है सबसे सोफिस्टिकेटेड है, उसी का इस्तेमाल हुआ, उनका इस्तेमाल हुआ और हमने भी कहा और टर्की ने भी कहा, हमने दिया है। वो तो उनके साथ जो है सैन्य अभ्यास कर रहा था। उसने अपना जो पोर्ट पे जो अपना जहाज़ भेजा हुआ था, जंगी जहाज़, और उसने अपनी सेना भेजी हुई है। टर्की की सेना इस समय पाकिस्तान में मौजूद है और वो सेना के लोगों ने ही वो सारे ड्रोन चलाए हैं।
पाकिस्तान की सेना ने नहीं चलाए। और वो ड्रोन इतने पावरफुल हैं कि उसने अभी वो ड्रोन जो है यूक्रेन को दिए थे। तो अभी 3 दिन पहले जो मॉस्को में विक्ट्री जो सेलिब्रेशन चल रहा था पुतिन का, उसमें उन्होंने 100 ड्रोन भेजे और उनका वो सारा का सारा समारोह डिस्टर्ब कर दिया। तो ये जो लड़ाई है इसमें पाकिस्तान को उकसाने वाले 2 देश थे, एक चीन और एक टर्की, और वो अपने मंसूबों में कामयाब रहे। ये डोनाल्ड ट्रंप हैं जो लगातार इस बात के लिए लगे थे। उन्होंने सबसे पहला एक्स पे जो ट्वीट डाला है वो डोनाल्ड ट्रंप ने डाला कि मैंने दोनों देशों के बीच रात भर मेहनत करके मध्यस्थता की और मैं बड़ा संतुष्ट हूँ कि इन्होंने बात मानी। और अब जो दोनों देशों के डीजी मिलिट्री ऑपरेशन है उनकी बैठक 12 तारीख को होगी, फिर दूसरी बैठक 16 को होगी और आखिरी बैठक 26 तारीख को होगी। और 26 तारीख को उस बैठक में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शामिल होंगे। ये उन्होंने खाका बनाया है। जी, इधर मार्को रूबियो लगातार यूएस सेक्रेटरी यहाँ पर लगातार दोनों ही देशों के संपर्क में जो है जो स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ में बने रहे। मेरा प्रश्न जो है, अब आपको क्या लगता है ये जो मध्यस्थता हाल फिलहाल के लिए हुई है, क्या लगता है कि आगे चलकर ये स्थिति और टेंस नहीं होगी या विराम लग जाएगा? क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं है कि लगातार पाकिस्तान आतंकवाद प्रायोजित जो है वो यहाँ घटनाएं जो हैं वो अंजाम दी जाती रही हैं। अब सवाल आपको क्या लगता है कि अभी फ़िलहाल के लिए तो उनकी स्थिति भी खराब है, तो ये अभी सीज़फायर हो गया और भारत के जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी साफ कर दिया है कि आतंकवाद को लेकर हम किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे, ज़ीरो टॉलरेंस अब अपनाएंगे। क्या लगता है आपको स्थिति क्या दिखाई देती है आने वाले दिन में? देखिए, लड़ाई का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी आदमी को हुआ है तो पाकिस्तान के जो सैन्याध्यक्ष हैं जनरल मुनीर आसिफ उनको हुआ है। वो कैसे? वो अब जो है ताकतवर हो गए हैं क्योंकि 2 दिन पहले ही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है जिसमें इमरान खान और उनके 1000 साथियों के ऊपर मिलिट्री अदालत में मुकदमा चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई सिविलियन लोगों पर मिलिट्री अदालत में मुकदमा नहीं चल सकता, क्योंकि पिछले साल 9 मई को ये घटना हुई थी और अब हम उसी पीरियड के आसपास हैं। 1 साल बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदल कर कहा कि मिलिट्री अदालतें किसी भी नागरिक को हत्या के या उपद्रव करने के जुर्म में आजीवन कारावास भी दे सकती हैं और फांसी भी दे सकती हैं। तो जनरल मुनीर की ताकत जो है, आप ये समझिए कि पाकिस्तान के सारे हुक्मरानों से ज़्यादा हो गई है। सर, ये हमेशा से ही पाकिस्तान की जो बागडोर है, हम ये देखें जब से ये मुल्क पैदा हुआ, जब से ये हमसे अलग हुआ अखंड भारत से, तभी से वहाँ की सैन्य कमान जो है वो वहाँ पर फौजी हुक्मरानों के हाथों में रही है। लेकिन जब तक वहाँ पर जमहूरियत जो है वो वहाँ पर नहीं आएगी, वहाँ पर जो आज तक नहीं आई है, हमेशा डिक्टेटरशिप ही रही है। वो तो दिखाने के लिए है, वहाँ पे जो चुनाव इलेक्शंस होते हैं, जब चाहते हैं वो तख्ता पलट कर दिया जाता है। तो क्या लगता है कि ये आतंक जो है वो रुकेगा? देखिए, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो भारत का संविधान और पाकिस्तान का संविधान है। भारत का संविधान इतना मजबूत है कि वो हर हाल में सरकार को निर्देश करने की ताकत हमारी अदालतों को देता है। पाकिस्तान में एक संविधान वो था जो जब वो आज़ाद हुए तब बना, उसके बाद जब याहिया खान वहाँ के डिक्टेटर बने उसके बाद दोबारा एक संविधान बना और उस संविधान के तहत पाकिस्तान चलता है। तो ये संविधान जो पाकिस्तान का संविधान है वो उतना मजबूत नहीं है जो सारे के सारे अंगों के बीच में चेक एंड बैलेंस रख सके। तो ये भारत के संविधान की जीत है कि भारत पाकिस्तान के मुकाबले अपनी फ़ौज को हमेशा अपने काबू में रखता है जी। ये तो बात आपकी सही है, सरकारें बदल जाती हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन हाँ, भारत की संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है। मैं सर अब बात आऊँगा, ये पूरे देश की व्यवस्था है, देश की खूबसूरती भी है कि यहाँ पर सरकारें बड़े अच्छे तरीके से बदलती हैं। अब बात करेंगे किसी भी लोकतंत्र का जो चौथा पाया जिसे कहते हैं, 4th पिलर कहते हैं, उसे मीडिया कहा जाता है। लेकिन साहब, अभी जो मीडिया की भूमिका है वो बड़ी हास्यास्पद सी लगी। खास करके हमने देखा कि जिस तरह से कराची को तबाह कर दिया गया, इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं वो बंकर में शहबाज शरीफ जो है वो छिप गए। ये जो खबरें हैं ये किस तरह से इसको देखते हैं? क्योंकि
हम तो यूं तो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर भी कोई ऐसी पोस्ट आप शेयर करने से बचें जिससे पैनिक फैलता हो, लेकिन ये जो चीज़ें हैं आपको कितना लगता है कि क्योंकि ये जंग जो होती है ये बहुत ही गंभीर मुद्दा होता है, और जंग, लड़ाई, युद्ध, ऐसी स्थिति में इस अपरिपक्वता की वजह क्या लगती है? और हमारे देश के मीडिया को, इसमें वैसे सोशल मीडिया की बात भी है, वहाँ पर भी बड़ा जहर उगला जा रहा है, क्यों नहीं इसमें संयमित तरीके से जो है वो रिपोर्टिंग होनी चाहिए? टीआरपी के लिए या व्यूअरशिप्स के लिए जो है वो जो चाहे जो है वो बोला जाए, क्या कहते हैं? टीआरपी और मीडिया का संबंध जो है, ये समझिए ये मुंह और पेट से जुड़ा हुआ है। क्योंकि टीआरपी बढ़ेगी तो एडवर्टाइज़र आपको पैसा देंगे, और एडवर्टाइज़र आपके पास ज़्यादा आएंगे तो आप अपन उनसे ज़्यादा पैसा लेंगे, और उससे आपका रोज़गार चलेगा। तो मीडिया चलाने के लिए टीआरपी एक बड़ी चीज़ है, लेकिन टीआरपी का जो फार्मूला है, जो हमारे आईटी एक्ट में गवर्नमेंट ने स्वीकार किया है, उसको अभी तक देश में लागू नहीं किया गया। और उसकी वजह ये हुई कि मीडिया पर कब्ज़ा उन लोगों का हो गया जो और कोई बिजनेस करते हैं और मीडिया की आड़ में वो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। और आप देखिए अमेरिका हुआ या और दूसरे देश हुए, वेस्टर्न कंट्रीज़ हुए, वहाँ पर एक रोक है। वहाँ पर ये रोक है कि अगर आप मीडिया का काम करेंगे तो दूसरा काम नहीं करेंगे। हमारे यहाँ ये है कि लाला कहता है कि भाई मैं हवाई जहाज का भी काम कर लूँ, मैं सड़क बनाने का भी काम कर लूँ, मैं मीडिया का भी काम कर लूँ। और मीडिया का इस्तेमाल, अपने रिपोर्टरों का इस्तेमाल वो सरकार से संबंध बढ़ाने के लिए और अपने बिजनेस को बढ़ाने और संरक्षित रखने के लिए करता है। और इस समय हिंदुस्तान का सारा मीडिया, 90% मीडिया 3-4 लोगों के हाथ में है। उन्होंने सारे मीडिया चैनल खरीदे हुए हैं, और मीडिया चैनल खरीदने के बाद उनके जो सरकार से रिश्ते हैं, तो वो अपने जो रिपोर्टर हैं उनको रिपोर्टर नहीं मानते, पत्रकार नहीं मानते। पत्रकार की जगह वो मानते हैं कि वो उनके जो है, जैसे जो पीआर एजेंसी होती हैं उसके अनाउंसर होते हैं, वो हैं। और इसलिए उनको एक स्क्रिप्ट दी जाती है, उन बेचारों को पढ़नी पड़ती है, और पढ़ते पढ़ते उनका ग्लैमर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अपनी छवि के गुलाम हो जाते हैं, और वो फिर झूठ बोलने पे आमादा हो जाते हैं। लेकिन इस सब के बीच जो एक नागरिक का कर्तव्य है, और बतौर पत्रकार तो ये और भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि देखिए हमारा जो पीआईबी है उसके पास अधिकार हैं। जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट रूल्स हैं 1961 में जो बने थे नेहरू जी के टाइम में, उसमें कहा था कि जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है वो एक समिति बनाएगी जिसमें अगर कोई गलत खबर आती है, मिसलीडिंग खबर आती है, उसके बारे में वो अपनी सफाई देंगे। और आपने कई बार देखा होगा, पहले, बहुत पहले ये व्यवस्था थी कि स्पष्टीकरण छपता था, खबर गलत आती थी, माफ़ीनामा भी आता था, स्पष्टीकरण भी आता था, भूल चूक, भूल सुधार भी आता था। अब ये व्यवस्था नहीं है। या आईटी एक्ट के बारे में भी आपको जिक्र कर रहे थे कि आईटी एक्ट के अंदर व्यवस्था है लेकिन वो लागू नहीं हो रहा है, वो कौन सा, उसके बारे में थोड़ा सा बताया। वो ये है व्यवस्था कि भाई ये उन्होंने एक फार्मूला दिया है कि किस एल्गोरिथम से कितने चैनल देखे गए, कितना उनका उसके में जो रेवेन्यू है आने का सिस्टम है वो होना चाहिए। वो एक्ट बना, मैंने वो एक्ट पढ़ा, और जब ये टीआरपी का झगड़ा 3 साल पहले शुरू हुआ तो मैंने कंप्लेंट सीबीआई को दी कि भाई ये एक्ट बना हुआ है, गवर्नमेंट ने बनाया हुआ, इसको क्यों नहीं फार्मूला बनाते। उसकी जगह उन्होंने एक ढुलमुल एक एसोसिएशन बना रखी है, टीआरपी एसोसिएशन, और उसमें सारे तरह के घपले होते हैं। जब मैंने कंप्लेंट की तो सीबीआई के डीएसपी ने मुझे बुलाया, मैं वहाँ गया भी और मैंने अपनी बात बताई। बोले जी हमें नहीं समझ आ रहा कि इस फार्मूले से कैसे कैलकुलेशन होती है। मैंने कहा जो जिस मिनिस्टर ने पास कराया है उनसे पूछो, मैं रविंद्र कुमार जो है इस बात के लिए आपको बताने के लिए या ट्रेंड करने के लिए तो आया नहीं। तो वो मामला उन्होंने कहा जी अभी इसे ठंडे बस्ते में रहने देते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि अब युद्ध विराम हो गया है, तो आप देखिए 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख और आज 10 तारीख है। इतने घंटों में सारे घंटे अगर आप जोड़ेंगे तो 84 घंटे होते हैं। 84 घंटे में जिस मीडिया चैनल ने जो खबर दिखाई है उसके फैक्ट चेक कर लो, और जिसका फैक्ट चेक मिले उसके हिसाब से एक दिन की खबर के लिए जो सजा है कि एक दिन उनके जो है ब्रॉडकास्टिंग पे रोक लगा दो। तो मैं आपको कह सकता हूँ आज तक कम से कम 100 दिन के लिए बैन हो जाएगा, रिपब्लिक भारत 150 दिन के लिए बैन हो जाएगा, जी न्यूज़ जो है 125 दिन के लिए बैन हो जाएगा, और सुदर्शन टीवी तो परमानेंट बैन हो जाएगा 365 दिन के लिए। लेकिन सरकार को अब हिम्मत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इस मीडिया की वजह से हमारे जितने अंतर्राष्ट्रीय चैनल हैं, CNN, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNBC,
ABC, DW, अल जजीरा, सबने कहा है कि हिंदुस्तान का मीडिया झूठ 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 बोल रहा है। सर ये स्थिति बदस्तूर जो है पाकिस्तान में भी देखी रही। हम तो अपने को सुधार सकते हैं। मैं से बात कर रहा हूँ। अब तो लड़ाई खत्म हो गई। अब तो लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन सवाल ये है कि ये जो दोनों पक्षों में बैठे हुए बड़ी बड़ी हाँकने वाले, और कई बार तो ऐसा लगता था कि युद्ध जो है बॉर्डर पर कम चल रहा है और न्यूज़ रूम के अंदर जो है न्यूज़ रूम में बड़े बड़े सायरन बज रहे हैं, वॉर रूम हो रहे हैं, वहाँ कुछ एक्सपर्ट्स बिठा दिए जाते हैं और वहाँ पर जो है ये युद्ध जो है वो ज़्यादा चल रहा है। जबकि इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। जंग जो है वो बहुत ही संजीदा मुद्दा है। ये कोई हंसी मजाक ठिठोली का विषय नहीं है, ये इट्स नॉट ए कॉमेडी शो। तो आपको क्या लगता है ये जो जहर परोसने वाले हैं, हालांकि मैं मानकर चलता हूं कि वहाँ की जो आवाम है, पाकिस्तान की आवाम है, वहाँ पर तो उनको बैंकक्रप्ट जो है वो मानसिक रूप से दिवालियापन कर दिया गया है। भाई जिस आदमी को रोटी नहीं खाने को मिलेगी, जिसके पास रोज़गार नहीं होगा तो भूखा क्या करेगा, उसके दिमाग में तो कुछ है नहीं, उसको तो जो परोसोगे वो उसे करेगा, वो उस स्थिति में वो है। तो कम से कम भारत जो है वो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी भी है और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के जो मीडिया है, ये लगता है कि बहुत संजीदगी के साथ, जिम्मेदारी के साथ हमें अपने भारत की सेना पर, उसके शौर्य पर जो है हमें गुमान है कि वो दुश्मन को जब इतनी बार मज़ा चखाया, 1948 में मज़ा जो है जब देश हुआ तब आज़ाद हुआ, 1947 के बाद वो उस समय चखाया, उसके बाद 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, करगिल की लड़ाई, तो इस बार भी जो है जवाब बहुत मुंह तोड़ दिया है। क्या कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं बतौर एडवोकेट? कानूनी रूप से आपने कहा कि बहुत सारे प्रोविजंस हैं लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता, किस तरह से किया जाए? मैं परसों चिट्ठी लिखूंगा और परसों चिट्ठी लिख के जो मेरी ये मांगे हैं वो सरकार के सामने रखूंगा कि किस तरह से आप इस पर रोक लगा सकते हैं, क्योंकि और उसके बाद हम इंतज़ार करेंगे 1 महीने का कि सरकार देखते हैं क्या करती है। अगर उन सही सुझावों को इम्प्लीमेंट करती है तो देश के मीडिया का और देश की जनता का भला होगा, और नहीं करती तो हमारा जो विरोध का अधिकार है वो हम जारी रखेंगे और बताएंगे कि आपकी गलतियों की वजह से देश की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया की निगाह में गिरती है। देखिए, मीडिया बहुत ही संजीदगी के साथ में मीडिया को काम करना चाहता है, जब करना होता है, और ये वो स्तंभ है लोकतंत्र का जिसे संवैधानिक रूप से तो शायद कहीं कोई मान्यता नहीं है, हम अपने आप को जरूर कहते हैं, लेकिन आप सोचिए कि देश के जजेस भी जब वो यहाँ पर आकर वहाँ मीडिया से कई बार कहें कि हमें न्याय चाहिए, इज़न्ट इट सर? तो आप सोचिए, वो एक बार के वक्त की बात है, वहाँ पर मीडिया अपने पर संयम ना रखे, अपने पर नियंत्रण ना रखे, तो अपनी क्रेडिबिलिटी पर जो है वो सवालिया निशान जो है वो ज़रूर लगता है। मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर मैंने एक अरसा बिताया है। आज डिजिटल मीडिया पर बहुत सारे पत्रकार मेन स्ट्रीम से डिजिटल में आ गए हैं, डिजिटल मीडिया पर भी जहर परोसा जाता है। लेकिन प्लीज़ मेरा आपसे ये आग्रह है, वकील साहब का भी ये आग्रह है कि कम से कम आप ध्यान रखिए, आपकी खबरों का बड़ा गहरा असर जो है वो जनता पर, समाज पर, देश के रिश्तों पर होता है, और उनका ख्याल ज़रूर रखिए जो सरहद पर जिनके बच्चे जो है वो लड़ने के लिए जाते हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया सर, नमस्कार। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।